हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर लाइक्स और कमेंट्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी स्टोरी की नोटिफिकेशन टाइम से डेली मिल जाए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी हॉस्पिटल से रात में ही निकल गया था वेंचिंग की हेल्प करने के लिए, वेंचिंग को सेव करने के लिए। और उसने ना कार में बैठते ही तुरंत अपने फ्रेंड शुयांग को कॉल किया और उसने बोला कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और उसी लोकेशन पर तुम भी वहाँ पहुँच जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंचिंग ना अकेले सड़क पर दौड़ रही थी, हाईवे में दौड़ रही थी और वो कहाँ जा रही थी उसे खुद भी नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, परेशान थी। तभी ना वो दौड़ते दौड़ते थक जाती है और अपने वेस्ट में दोनों हाथों को रख करके नीचे झुक गई। वो हाफ झुकते हुए वो ना लंबी गहरी सांसें ले रही थी। वो थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। जब सांसें ले रही थी थोड़ा रुक करके उसने देखा कि अब कोई नहीं उसके पीछे आ रहा है, वेंचाओ और वेंसू उसके पीछे नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। तभी ना सामने से वेंचिंग के फेस में बहुत तेज़ लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, जो कि वो एक कार की रोशनी थी। तो उसने जब सामने देखा तो एक कार ना बहुत तेज़ी के साथ वेंचिंग की तरफ ही आ रही थी। जैसे देख करके ना वेंचिंग तुरंत साइड हो गई और वो कार वेंचिंग के पास आकर के रुकी, बहुत पास आकर के रुक गई। और जो कार की जो लाइट थी ना अभी भी वेंचिंग की आंखों में पड़ रही थी, तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी उस कार से। तभी ना 4 लोग उतरते हैं उस कार से, 4 आदमी उतरते हैं जो कि पूरे जैसे को बॉडीगार्ड होते हैं इस तरीके के वो मैन थे। और वो काफ़ी ज़्यादा टॉल और स्ट्रांग वो चारों मैन दिखाई दे रहे थे। और उन चारों मैन से ना पूरे ब्लैक कलर के क्लॉथ पहन कर रखे थे और फेस में मास्क लगा कर रखा था और हेड पे एक कैप भी लगाए हुए थे वो लोग। और वो ना बहुत ही तेज़ी के साथ वेंचिंग की तरफ बढ़ते हैं। और जब वेंचिंग ने उन लोगों को देखा तो वो ना घबरा गई बहुत ज़्यादा। अब वो ना अपनी जगह एकदम खड़ी हो गई थी और कहीं भी नहीं जा रही थी। उसके पैर ना बिल्कुल जैसे जम गए थे, फ्रीज हो गए थे। ना वो पीछे जा पा रही थी ना आगे जा पा रही थी। वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ना उसने जब देखा कि यदि वो हाईवे में दौड़ेगी तो वो लोग उस कार से उसका पीछा कर सकते हैं, कार में बैठ करके वो कितना तेज़ दौड़ सकती है। तभी ना वेंचिंग ने जो रोड के किनारे जगह होती है, जो उस रोड के किनारे ही वो और अंदर को चली गई, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और कुछ झाड़ियाँ टाइप थी और कच्ची रास्ता थी। तो वहाँ पे कार तो नहीं जा सकती। तो वेंचिंग वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे ही चली गई कि आगे क्या होगा। बस वो अपनी खुद को सेव करने के लिए वहाँ से वो उस तरफ भाग गई। और जब उन गार्ड ने देखा कि वेंचिंग वहाँ को दौड़ के चली गई है तो उन लोगों ने वेंचिंग का पीछा किया। यहाँ ना वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने फ़ोन में उस लोकेशन को देखता हुआ बहुत ही स्पीड के साथ अपनी कार को चला रहा था वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ वेंचिंग है। और यहाँ जैसे ही ना जैंग चैंग और न्यू हुसैन को वो मैसेज मिला, विंग ने उन्हें बताया। तो वेंचिंग तो न्यू हुसैन अपने ब्रदर को न्यू हुसैन ने एक मैसेज सेंड किया और उसने वो मैसेज छोड़ करके न्यू हुसैन तुरंत अपने घर से बाहर निकला और जैंग चैंग को उसने कॉल किया। तो जैंग चैंग ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर पे खड़े हो, मैं बस अभी पहुंचता हूं। जैंग चैंग ने भी अपने डैड को एक मैसेज सेंड किया। फिर उसे याद आया कि उसके डैड तो इस समय हॉस्पिटल में है, चांगसे अंकल के पास में। तो फिर जैंग चैंग ने ना एक और मैसेज सेंड किया अपने मदर को और वो इसके बाद ना तुरंत अपने घर से ही रात में ही तुरंत कार लेकर के वो निकलता है। और फिर बहुत स्पीड के साथ उसने कार ड्राइव करते हुए वो पहुंचा नी हुसैन के घर। नी हुसैन जो बाहर पहले से ही खड़ा था जैंग चैंग के इंतज़ार में। फिर जैंग चैंग और नी हुसैन दोनों लोग साथ में जाते हैं उस लोकेशन पे जो लोकेशन ना विंग ने उन लोगों को सेंड की थी। यहाँ वेंचिंग भाग करके एक झाड़ी के पीछे छुपी हुई बैठी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गई थी। तो अब वो लोग ना वेंचिंग को ढूंढ रहे थे। वो एक एक झाड़ियों को अपने गन से हटाते हुए सामने से वेंचिंग को ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे कि तुम सामने आ जाओ लड़की, तुम सामने आ जाओ, तुम्हारे लिए यही सही होगा। और जो सर हैं, वो जो हमारे बॉस हैं, वो तुमसे वेडिंग ही तो करना चाहते हैं। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक गार्ड बोल रहा था कि तुम्हें
तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम ना सर की वाइफ़ बनोगी, हमारे बॉस की वाइफ़ बनोगी, वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। तुम सामने आ जाओ, तुम आ क्यों नहीं रही हो? तुम भाग क्यों रही हो?" तो वेंजिंग ने सोचते हुए अपने मुँह पे हाथ रख के बस रोए जा रही थी। और वो ना सोच रही थी कि बस कोई आ जाए मुझे सेव कर ले, बस कोई भी आ जाए मुझे सेव कर ले। वो सोच रही थी कि विंग को मैंने कॉल किया था, पता नहीं विंग आता भी है कि नहीं, मैं तो लोकेशन भी नहीं भेज पाई थी। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। यहाँ पर ना वांगजी और शुयांग दोनों लोग एक साथ पहुँचते हैं। जो शुयांग है वो ना जब अपनी कार से उतरता है तो उसने भी ना पूरे ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन कर रखी थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शुयांग बहुत ज़्यादा हैंडसम टॉल मैन है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और वांगजी और शुयांग दोनों लोग ना उस लोकेशन पर पहुंच गए और वहां जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने आवाज़ें भी लगाई और ढूंढा वेंचिंग को, तो वेंचिंग तो वहाँ थी ही नहीं। तो वो लोग ढूंढते तो शुयांग कहता है कि वेंचिंग कहाँ हो सकती है, लेकिन उसका लोकेशन तो यहीं दिखा रहा है। देखो, उसने अपने लैपटॉप लिया था, एक टैबलेट लिया था हाथ में, उस टैबलेट में दिखा रहा था कि ये देखो वांगजी, लोकेशन तो यहीं का दे रहा है, ये कहाँ है, फ़ोन तो उसका यहीं है। तो जब उन लोगों ने ढूंढा, उस जगह पहुंचा, तो वहाँ पर से वेंचिंग का उन्हें फ़ोन मिला इतने अंधेरे में। तो शुयांग कहता है, ये देखो ये फ़ोन है, ये शायद मुझे लगता है उसी लड़की का होगा। तो वांगजी कहता है कि ढूंढो उसे, वो ना यहीं आसपास ही होगी, जल्दी ढूंढो उसे। तभी ना वहाँ पर एक कार और आती है, वो कार आकर के खड़ी हुई। जो उनसे उस कार से चांग चैंग और न्यू होचैंग दोनों उतरते हैं और दौड़ते हुए वो लोग ना वांगजी के पास आए। चांग चैंग ने कहा, सर आप यहाँ? तो वांगजी कहता है कि हाँ, विंग ने मुझे बताया कि वेंचिंग प्रॉब्लम में है। तुम बताओ कि वेंचिंग का कोई मैसेज आया तो तुम्हें वेंचिंग मिली? तो चांग चैंग कहता है कि नहीं, हमें तो बस विंग ने बताया था और यहीं की लोकेशन दी थी, यहाँ वेंचिंग नहीं है। तो न्यू होचैंग ना वो बहुत ही रोती हुई आवाज़ में बोलता है, मुझे वेंचिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं वेंचिंग के साथ कुछ हो ना गया हो, वेंचिंग ठीक होगी ना? आखिरकार इतनी रात को वेंचिंग यहाँ क्या कर रही थी, और वो इस तरह उसने विंग को फ़ोन क्यों किया? तो वांगजी कहता है, काम डाउन, तुम दोनों शांत हो जाओ, हम लोग ढूंढ रहे हैं, चलो बैठो कार में और हम वेंचिंग को ढूंढते हैं। तो वो चारों लोग फिर अपनी अपनी कार में बैठते हैं और वेंचिंग को ढूंढने के लिए वो निकलते हैं आगे। तो बहुत ही स्लो कार ड्राइव करते हुए वो लोग वेंचिंग को ढूंढ रहे थे। और यहाँ वो गार्ड भी उस जगह परेशान हो गए थे, और उसमें से कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की यहाँ नहीं है और वह यहाँ से वो जा चुकी है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो चारों लोग ना फिर मुड़ करके वहाँ से जाने लगे, मुड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, अपनी कार में जा कर के बैठे। और वो अपनी कार को उन्होंने ड्राइव करके वहाँ से वो जाने लगे। जब वेंचिंग ने देखा कि कार की स्टार्टिंग की आवाज़ सुनी उसने कार की, कि कार कैसे स्टार्ट होके वहाँ से जा रही है, तब वेंचिंग ने थोड़ा देर रुकी। जब कार वहाँ से जा चुकी थी, फिर वहाँ से वेंचिंग निकली अपने वहाँ से भागने के लिए, अब कि वो यहाँ से चली जाए, वरना यहाँ वो सेव नहीं रहेगी, फिर से लौट कर आ सकते हैं। वेंचिंग जैसे ही बाहर निकली ना, और बाहर निकलने के बाद वो सोच रही थी कि वो किस जगह जाए थोड़ा खड़े होकर के। तभी वो कार फिर दोबारा आती है, उन लोगों की कार आई और उन्होंने अब सीधे अपनी कार को वेंचिंग के पास ही बिल्कुल खड़ा किया, और उसमें से 2 आदमी उतरते हैं और एक पहले से ही ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। 2 आदमी उतरते हैं वेंचिंग को पकड़ने के लिए। वेंचिंग वहाँ से भागने लगी, वो सीधे अब जहाँ से अभी भागती हुई आई थी उसी की रॉन्ग डायरेक्शन में ना अब वेंचिंग रोड में भागती जा रही थी। उन दोनों लोगों ने दौड़ा वेंचिंग की तरफ, उन लोगों को पकड़ने ही वाले थे ना, तभी 2 कारें वहाँ आकर के खड़ी हुई। और जब वो 2 कारें वहाँ खड़ी हो गई ना, तो वो जो 2 गार्ड्स थे वो दोनों लोग ना बिल्कुल अपनी जगह खड़े हो गए, और वो देखने लगे कि आखिरकार इतनी रात में यहाँ कौन हो सकता है। तो वो कार से उतरते हैं, तुरंत शुयांग उतरा और वहाँ से वांगजी उतरा, और जियांग चैंग और न्यू होचैंग भी अपनी कार से उतरते हैं। तुरंत जो न्यू होचैंग है वो दौड़ते हुए आया, और उस गार्ड को ना उसने बहुत तेज पूरी पावर के साथ पंच किया, पर उस गार्ड पे कोई असर नहीं हुआ। और उस गार्ड ने ना तुरंत न्यू होचैंग को मुड़ करके एक जोरदार पंच मारा, जिससे ना न्यू होचैंग पिछल गया पीछे को और गिरने ही वाला था। तो जियांग चैंग उसे संभाला और बोलता है कि जब तेरे अंदर ज़्यादा इतनी पावर नहीं है तो तुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिखाने की क्या ज़रूरत थी, तू वहाँ खड़ा क्यों नहीं रहा, अब पिट गया ना। तो न्यू होचैंग कहता है कि तुम मुझे कहना बंद कर, पहले इन लोगों को देखो ना, ये है वेंचिंग, ये लोग ना वेंचिंग को लेकर जा रहे हैं।
और वेंचिंग ना ली हुसैंग और जैंग चैंग को देख करके और वांग जी सर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी कि कोई तो आया मुझे सेव करने के लिए। वो बोलती है नी हुसैंग जैंग चैंग। तो नी हुसैंग तुरंत वेंचिंग के पास जाने लगा। तो जो जो गार्ड था जो कार में भी बैठा था वो तुरंत उतरा और वो नी हुसैंग के पास गया और बोलता है कि टच मत करना, वो हमारी मैडम है। तो वांग जी आया और कहता है कि तुम लोग कौन हो और इस लड़की को कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो वो गार्ड कहता है कि देखिए आप अपने काम से काम रखिए, ये ना हमारी मैडम है और हमारे बॉस का ऑर्डर है कि वो अपनी फियोंसे को अपने घर बुला रहे हैं, तो हमें उन्हें उनके पास लेकर जाना है इन्हें। तो वांग जी कहता है कौन है तुम्हारा बॉस, क्या नाम है तुम्हारे बॉस का। तो वो जो गार्ड है वो बोलता है कि आप कौन है और आपको हम क्यों बताएं अपने बॉस का नाम। तो वांग जी कहता है कि तुम लोग अपने बॉस का नाम नहीं बताओगे तो तुम इस लड़की को भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। चलो वेंचिंग हमारे साथ। उसने वेंचिंग का हाथ पकड़ा और बोलता है कि चलो वेंचिंग। वेंचिंग ना चलने की हालत में नहीं थी, वो बहुत ही स्लोली और धीरे धीरे चल रही थी। तो उसने ना जो न्यू हुसैंग है वो तुरंत दौड़ के आया वांग जी के पास और बोलता है कि सर मैं इसे ले जाता हूँ। तो वेंचिंग को उसने सपोर्ट दिया न्यू हुसैंग ने और वेंचिंग को उसने कार पे बिठाया। और जो गार्ड हैं वो लोग फिर उन लोगों ने अटैक कर दिया वांग जी और जो शुयांग के ऊपर, और जो जैंग चैंग है उस तीनों लोगों के ऊपर उन गार्ड्स ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ना जैंग चैंग तो एक ही पंच में वो उठ ही नहीं पाया दोबारा। और फिर जो शुयांग है और वांग जी है उन दोनों लोगों ने उन चारों गार्ड को ना बहुत अच्छे से उनकी धुलाई की, बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छी फाइटिंग की, जिससे ना वो गार्ड ना वहीं पे धराशाही हो गए। वो उठने के तो लायक ही नहीं थे, काबिल ही नहीं थे। और वो फिर इसके बाद ना वहाँ से वांग जी और नी हुसैंग, जैंग चैंग और शुयांग चारों लोग ना वेंचिंग को ले करके वहाँ से निकलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत डिस्टर्ब था कि वहाँ वेंचिंग ठीक होगी कि नहीं। तभी ना उसके डैड की तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा उनके स्टमक में पेन हो रहा था। तो विंग ने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और जो यहाँ पे उसके डैड है उनको तुरंत एडमिट किया गया ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन थिएटर रूम में ले गए। कहाँ उनका ऑपरेशन 7 बजे होने वाला था, अब ना यहाँ पे उनका ऑपरेशन मॉर्निंग के 5 बज चुके थे, सुबह के 5 बज गए थे। और सुबह 5 बजे ही उन्हें ऑपरेशन रूम पे वो लोग लेकर के चले गए थे। और जो इसके बाद ना उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। विंग ने वांग जी को कॉल किया तो वांग जी ने विंग का फ़ोन रिसीव किया, जो कि अभी वांग जी कार में था। और विंग ने बताया कि मेरे डैड की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनके पेन होने लगा, तो डॉक्टर ना उन्हें ऑपरेशन थिएटर रूम में ले गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गगा, वेंचिंग ठीक है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ वेंचिंग ठीक है और वो मेरे घर पे है, बाकी बातें मैं तुम्हें घर पे वहीं आकर के बताऊँगा और तुम फिक्र मत करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। तुमने गगा को इन्फॉर्म किया। तो विंग कहता है कि हाँ मैंने ना अंकल को कॉल किया है और गगा ने फ़ोन नहीं उठाया, तो शायद अंकल आ रहे होंगे। तो वांग जी कहता है मैं भी हॉस्पिटल के पास ही हूँ, बस मैं भी पहुँचने वाला हूँ। इसके बाद ना विंग ने फ़ोन रखा और कुछ समय बाद वहाँ पर जो लैन सिचैन है और लैन चिरैन दोनों लोग भागते हुए विंग के पास आते हैं। और बोला उन्होंने, जो जैंग चैंग है वो जो लैन सिचैन है वो बोलते हैं कि विंग क्या हुआ, अंकल की तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई। तो विंग कहता है कि पता नहीं, आराम से डैड सो रहे थे पर अचानक ही सोते हुए ना उनके पेन होने लगा, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें ना ऑपरेशन थिएटर रूम पे ले गए हैं। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। अभी उसकी एज ही क्या है, वो सिर्फ अभी 19 ईयर का है और 19 ईयर का टीनेजर कितना ही संभाल लेगा, कितना ही स्ट्रेस ले सकता है। कहाँ उसकी फ्रेंड इतनी परेशान है और यहाँ उसके डैड ऑपरेशन रूम में है, जिसकी वजह से ना विंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो जो लैन चिरैन है वो आए, उन्होंने विंग को बिठाया और बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ बैठो आराम से, ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे डैड ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन होगा ना, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, तुम बस रिलैक्स हो, शांत हो जाओ। सिचैन कहते हैं हाँ विंग काम डाउन, तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भी ना वहाँ पर वांग जी आता है और बोलता है कि विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है गगा मैं ठीक हूँ। वो तुरंत उठकर आया और उसने वांग जी को एकदम से हग कर लिया और वो उसकी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी, घबराहट की वजह से, टेंशन की वजह से। बोलता है गगा गगा डैड को ना ऑपरेशन थिएटर रूम में ले गए हैं, ऑपरेशन रूम में ले गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और क्या होगा, डैड ठीक है ना? डैड ठीक हो जाएंगे ना? वो समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। तो वांग जी ने वेंग को अच्छे से हग किया, उसे टाइटली हग दिया और इसके बाद ना उसके सर को सहलाते हुए बोलता है कि विंग काम डाउन, तुम ठीक हो जाओ, कुछ नहीं होगा अंकल को ओटी ले गए हैं ना डॉक्टर, देखना अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनका ऑपरेशन तो होना ही था ना, पहले थोड़ा लेट सही, अब थोड़ा जल्दी हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम गॉड पर भरोसा रखो। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया और फिर वहाँ पर वो लोग बैठ गए इंतज़ार में। पूरे 8 घंटे बाद ऑपरेशन रूम था, ऑपरेशन थिएटर रूम था, वो ओपन होता है और वहाँ से डॉक्टर आते हैं। फेंसिंग और जो वो हैं वी चांग से उन दोनों लोगों की किडनी को ट्रांसफ़र कर दिया था और जो फेंसिंग और वी चांग से दोनों लोगों का ऑपरेशन होता है और पूरे 8 घंटे ऑपरेशन होता है। और इसके बाद वो डॉक्टर जब बाहर आए तो बहुत स्माइल करते हुए वो बाहर आए थे और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पेशेंट बिल्कुल ठीक है और जिन्होंने किडनी डोनेट किया है वो भी ठीक है। इतना बोल करके डॉक्टर वहाँ से चले गए और जो जांग फैमियान है वो भी वहाँ पर ऑपरेशन रूम में थे, क्योंकि जांग फैमियान भी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो वो भी वहाँ पर थे, ऑपरेशन थिएटर रूम में थे। तो वहाँ पर उन्होंने बताया विंग को कि विंग तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक है तुम्हारे डैड, और कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाएगा। तो विंग कहता है कितना टाइम लगेगा डैड को होश आने में? तो वो बोलते हैं कि अभी वो आईसीयू में रहेंगे और करीब 14 घंटे लगेंगे उन्हें होश आने में। तो कहता है क्या 14 घंटे? तो कहते हैं हाँ 14 घंटे लगेंगे उन्हें होश में आने में। और कहता है कि वो जिन्होंने किडनी डोनेट की है फेंसिंग आंट, वो कैसी हैं? वो तो जांग फैमियान कहते हैं कि वो भी ठीक है और उसे भी 14 घंटे ही लगेंगे होश में आने में, क्योंकि उसका भी पूरा ऑपरेशन ही हुआ है। तो उसकी भी कंडीशन थोड़ी पहले क्रिटिकल हो गई थी, बट अभी वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो। इतना बोल के ना जांग फैमियान वहाँ से चले गए चेंजिंग रूम में अपना चेंज करने के लिए। तब तक ना, जब तक उसके डैड का ऑपरेशन हो रहा था, वो वहाँ रूम में थे, डॉक्टर वर्क कर रहे थे, तब तक यहाँ विंग ने एक गिलास पानी भी नहीं पिया अपने डैड के इंतज़ार में। और टेंशन में वो इतना ज़्यादा था कि वो बस वहीं बैठा रहा। और विंग की ऐसी कंडीशन देख करके वांग जी भी विंग के पास ना बराबर वहाँ बैठा रहा। पूरे 8 घंटे तक वो दोनों लोग बस चुपचाप एक दूसरे को बस देखते हुए वहीं बैठे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। बस विंग को वांग जी बीच बीच में थोड़ा सांत्वना दे रहा था, काम डाउन कर रहा था, और विंग ने एक पानी भी नहीं पिया। इसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, फिर वहाँ से लैन से चैन गए और वो ना कुछ थोड़ी बहुत फ्रूट और जूस लेकर के आते हैं विंग के पास और बोलते हैं कि विंग अब तुम कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो, कितना देर हो गई है, तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है, सुबह से तुम भूखे प्यासे हो। देखो अंकल अब बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था ना कि सब कुछ अच्छा होगा, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया और तब विंग ने जूस लिया और विंग ने देखा कि उसके साथ ना वांग जी भी बराबर वहीं बैठा रहा है। तो उसने एक जूस का कैन लिया और उसने वांग जी की तरफ किया कि काका आप भी ले लीजिए, आपने भी कुछ नहीं लिया है ना? तो वांग जी ने भी फिर जूस लिया और बोलता है विंग पहले तुम लो, मैं ठीक हूँ, तो मेरी फ़िक्र मत करो। तो जो चिरैन है वो बोलता है कि यहाँ पर ना ये इतना अब केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही जूस पियो और कुछ खा लो, कितनी देर हो गई है। और विंग तुम इस तरह खाओगे पियोगे नहीं तो अपने डैड की केयर कैसे करोगे? अब तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तुम्हें सब कुछ संभालना है, अपने डैड को संभालना है, अपनी कंपनी संभालना है और अपनी छोटी बहन को भी तो संभालना है, और तुम्हारी वो आंट है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही है, सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। और तुम इस तरह खाओगे पियोगे नहीं, छोटी छोटी बात पे इतना ज़्यादा टेंशन ले लोगे। देखो तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हैं और तुम इतना ज़्यादा घबरा गए थे, इतना टेंशन ले रहे थे। तो
तो विंग ने उनकी बात पर नोट किया और बोलता है, अंकल मैंने डैड को हमेशा बिल्कुल ठीक देखा है। पहली बार मैंने डैड को इतना पेन में देखा था। डैड बहुत दर्द में थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा था। पर अभी मैं खुश हूँ कि डैड ठीक है, मैं डैड को देख सकता हूँ। तो वो जो सुजैन है वो बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने अभी मना किया है कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उन्हें 14 घंटे बाद होश आएगा, तुम बाहर से ही देख सकते हो। तो विंग ने थोड़ा बहुत फल लिया, जूस लिया, वांग जी ने भी जूस पिया और विंग ने बाहर से ही अपने डैड को देखा। तो उसके डैड ना ऑपरेशन रूम में थे, वहाँ पर आईसीयू रूम में थे और उनके और बहुत सारी नीडल्स लगी हुई थी, उनके बॉटल लगी हुई थी, फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो वहाँ पर बेहोश थे। विंग ने देखा और उसकी आंख से ना एक आंसू गिर गया और फिर वो गया दूसरे आईसीयू में जहाँ पर उसकी फैंक्सिंग आंट थी। उसने उनको देखा और उन्हें देख करके ना विंग का बिल्कुल हार्ट इतना ज़्यादा वार्मथ से भर गया, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और वो ना उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वांग जी उसके पीछे ही था, बिल्कुल साथ ही लगा हुआ था। उसने उस विंग के शोल्डर पर दोनों हाथ रखे और बोलता है पीछे से, विंग क्या हुआ? तो विंग ना कहता है, गगा मैंने इन्हें कभी कभी लव नहीं किया, मैं इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मैं हेट करता था इन आंट से और देखो इन्होंने ही आज मेरी डैड को सेव किया है। अपनी लाइफ की फ़िक्र ना करते हुए उन्होंने मेरे डैड को सेव किया है। क्या यही प्यार है? ये आंटी इतना प्यार करती हैं मेरे डैड से। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग, प्यार इसी को कहते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं ना, हमारे लिए बस उसी की लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अपनी कुछ नहीं। और देखो आज इन्होंने ना प्रूफ कर दिया। तो विंग कहता है, अब मैं इनकी बहुत केयर करूँगा। इन्होंने मुझे मेरे डैड वापस दिए हैं, मेरे डैड को सेव किया है। यदि आज ये नहीं होती तो क्या होता? तो वांग जी कहता है कि तुम ये सब क्या सोच रहे हो विंग, ऐसा नहीं सोचते, सब कुछ अच्छा होगा। और तुमने तो कहा था ना कि तुम आंटी और अंकल की शादी कराना चाहते हो। तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा और एक ना बिल्कुल हल्की सी स्माइल की और बोलता है, मैं कराऊंगा वेडिंग। जब मेरे डैड और आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब मैं इनकी वेडिंग कराऊंगा और तब मैं इन्हें शादी के बाद मॉम बोलूँगा, अभी मैं इन्हें मॉम नहीं कहूँगा। तो वांग जी ने उसके आंसू पोंछे और बोलता है कि चलो अब तुम ना फ्रेश हो जाओ, अच्छे से कुछ साफ़ क्लीन क्लोथ पहन लो, वरना तुम इतने डर्टी तरीके से अपने डैड से मिलोगे तो वो ना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे डैड को। तो विंग ने नोट किया और फिर वहाँ से विंग और वांग जी दोनों लोग चले गए और ऑपरेशन जो आईसीयू रूम है उसके बाहर ना वहाँ पर अब चिचैन और चिरैन वो दोनों बैठे हुए थे। वांग जी और विंग को उन दोनों ने भेज दिया था, वो दोनों चले गए थे फ्रेशनअप और चेंजिंग करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।